तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर हीरो कल्चर के एक और वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। तो देखो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि MCU ने हमें कई सारे सुपर हीरोज़ दिए हैं। कुछ तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं और कुछ के पास अलग ही लेवल की कॉस्मिक पावर्स हैं और कुछ तो अलग ही लेवल की जादूगरी करते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सुपर हीरोज़ के बारे में जानेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको कि मारना बहुत ज़्यादा ही कठिन है। तो देखो, इस लिस्ट में सुपर हीरोज़ की बात हो रही है तो सुपर हीरोज़ को तो इंक्लूड किया ही जाएगा, साथ ही साथ एंटी हीरोज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा इस लिस्ट में। लेकिन अगर विलन्स की बात करें तो विलन्स इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो चलो, अब बिना किसी और डिले के अब हम चलते हैं हमारे लिस्ट की तरफ, जिसमें कि सबसे पहला नंबर आता है। तो इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है लोगन AKA वुल्वरीन। तो देखो, अब वुल्वरीन मैं जानता हूँ कि सोनी वालों के पास है, लेकिन अब वुल्वरीन भी MCU में एंट्री मारेगा। हालांकि MCU में ह्यूज जैकमैन दिखेंगे या नहीं दिखेंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है अभी तक, लेकिन वुल्वरीन के MCU रेफरेंसेस भी हमें सी हल्क में देखने को मिले हैं। तो अभी तक वुल्वरीन की जितनी भी मूवीज़ हमने देखी है उन सब से एक चीज़ तो क्लियर है कि वुल्वरीन जितना अच्छा फाइटर है उतना ही अच्छा उसका बॉडी का हीलिंग फैक्टर भी है। ये बंदा तो लिटरली एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी हील कर चुका था अपने आप को, और इसके हीलिंग फैक्टर के कारण ही वुल्वरीन अभी तक जिंदा है, वरना वुल्वरीन तो कब का मर चुका रहता अगर इसका हीलिंग फैक्टर इसके साथ ना होता तो। वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर उसके एज के साथ स्लो होते जाता है, जो कि हमने लोगन मूवी में देखा है। तो अब दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे मून नाइट। देखो, ये एक नए नवेले कैरेक्टर है MCU में, मतलब पिछले साल ही इनकी एंट्री हुई है और इनकी खासियत यही है कि एक इजिप्शियन गॉड के अवतार हैं। मतलब कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट, एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट तो है ही, साथ ही साथ ये एक इजिप्शियन गॉड खोंसू के अवतार हैं। और उसी खोंसू गॉड के कारण इनके पास एक ऐसा सूट है जो कि इन्हें बड़े से बड़े इंजरी से हील कर देता है और उसी के कारण इन्हें मारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मून नाइट के बारे में एक और कमाल की बात यह है कि इसके एक ही शरीर में 3 अलग अलग आदमी हैं। मतलब कि ये बंदा मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के से जूझ रहा है। मतलब कि इनकी 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं और इन तीनों पर्सनैलिटीज़ के नाम ये रहे। और तो और कमाल की बात यह है कि इन तीनों पर्सनैलिटीज़ के पास अपना अलग सूट है। तो जब तक इनके पास सूट रहेगा ये जीवित रहेंगे, सीधी सी बात। तो अब तीसरे नंबर पे जो कैरेक्टर आता है MCU में, वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है बहुत से लोगों का, और वो और कोई नहीं बल्कि अपना हल्क है। तो देखो, हल्क को शुरुआत में जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था तब उसे एक अनडिफिटेबल कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और नई मूवीज़ आती गई, हल्क को काफ़ी ज़्यादा वीक कर दिया गया मूवीज़ में। लेकिन इतने वीक होने के बाद भी हल्क कोई ऐरा गहरा कैरेक्टर नहीं है। ही इज़ स्टिल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द MCU। तो देखो, जब ब्रूस बैनर हल्क बनते हैं तब उनके पास सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ सुपर ड्यूरेबिलिटी भी आ जाती है, और उसी सुपर ड्यूरेबिलिटी के कारण हल्क की स्किन काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाती है। मतलब कि हल्क को चोट पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि थॉर जैसे गॉड ने भी कोशिश की थी और उसकी भी हवा टाइट हो गई थी। MCU में गिने चुने ही ऐसे कैरेक्टर हैं जिसने कि हल्क को अच्छी खासी टक्कर दी हो और उसे हराया हो, जैसे कि थैनोस ने तो हल्क के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन फिर भी वो हल्क को मार नहीं पाया था। और सेम गोस विद द फेनरिस वुल्फ, उसने भी हल्क के पैरों में अपने दांत घुसेड़ दिए थे, लेकिन वो फिर भी उस इंजरी से रिकवर हो पाया था, क्योंकि हल्क के पास भी सुपर हीलिंग फैक्टर है जो कि उसे बड़े से बड़े इंजरी से रिकवर होने की क्षमता प्रदान करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले कैरेक्टर की, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारे खुद के डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, यानी कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज। अब तुम लोग में से कुछ लोग बोलेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज तो एक नॉर्मल ह्यूमन है, ये तो कभी भी मर सकता है अगर इसे कोई ज़ोर से मार दे। तो देखो, बात सही है, डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन तो है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो सॉर्सरर सुप्रीम है। डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसे ऐसे जादू की कलाएं और जादू के मंत्र आते हैं जिसके कारण वो चाहे जो चाहे वो कर सकता है, और इसी मंत्रों के कारण ये काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकता है। जैसे कि नो वे होम में इसने तो पूरे मल्टीवर्स से स्पाइडरमैन की यादें तक मिटा दी थी। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मौत का भी पता लगा सकता है कि उसकी मौत कब होगी और कहाँ होगी और कैसे होगी, और तो और किसके हाथों होगी, डॉक्टर स्ट्रेंज ये भी पता लगा सकता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जब इतना सब कुछ पता लगा ही सकता है कि उसकी मौत कब होगी, किसके हाथ होगी और कहाँ होगी, तो वो पहले कैसे मर सकता है, तुम खुद बताओ। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भली भांति जानता है, और जब तक उसे ये पता ना लगे कि हाँ इसकी मौत अब आ ही चुकी है, तब तक वो नहीं मरेगा। इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डॉक्टर स्ट्रेंज तभी मरेगा जब उसकी खुद की मर्जी होगी, क्योंकि वो पता लगा सकता है कि उसकी मौत कब होगी, जैसे कि उसने इन्फिनिटी वॉर में सारी पॉसिबिलिटीज़ को पता लगाया था।
चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि और कोई नहीं हमारा छोटा सा कैरेक्टर ग्रूट है। तो देखो ग्रूट भी एक काफ़ी कमाल का कैरेक्टर है और मार्वल वालों ने इसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। जब तक ग्रूट के बॉडी का एक भी पार्ट जिंदा रहा, एक भी पार्ट अगर ग्रूट के बॉडी का मिल गया तो उसे दोबारा से ज़िंदा किया जा सकता है। जैसे कि हम नॉर्मल पौधों को ज़िंदा करते हैं, या तो उसके स्टीम से या उसकी लीफ से या और भी किसी चीज़ से। तो समझे हमारे ग्रूट को मारना भी बहुत ही मुश्किल काम है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है कैप्टन मार्वल, ब्री लार्सन की कैप्टन मार्वल। अब देखो कैप्टन मार्वल इस लिस्ट में होना डिज़र्व तो करती हैं, क्योंकि इसके पास जो पावर है वो कॉस्मिक पावर है, जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है। फिर चाहे तुम फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करो या कॉस्मिक स्ट्रेंथ की बात करो या जिसकी भी बात करो, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी हल्के टक्कर की है। कैप्टन मार्वल के सामने तो थैनोस भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर प्रतीत हो रहा था। हाँ भले मानता हूँ कि थैनोस पहले से थका हुआ था और पहले से ही पिटा हुआ था, लेकिन फिर भी कैप्टन मार्वल फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे मारना इतना आसान भी नहीं है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले कैरेक्टर की, जो कि है विजन। अब कुछ लोगों का ये ओपिनियन भी होगा कि विजन इस लिस्ट में होना डिज़र्व नहीं करता, लेकिन एक मिनट मेरी बात सुन लो। जैसा कि डॉक्टर बैनर ने कहा था कि विजन का अस्तित्व कोई इकलौता अस्तित्व नहीं है, विजन अलग अलग अस्तित्वों से बना हुआ है, जैसे टोनी, बैनर, माइंड स्टोन, और सभी आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और तो और हमने वांडा विजन की सीरीज़ में भी देखा है कि विजन को बिना माइंड स्टोन के भी ज़िंदा किया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर विजन मर भी जाए तो भी उसे दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है। और हमने देखा है कि वांडा विजन में विजन दोबारा से वाइट विजन बन के आता है। तो अगर टेक्निकली देखो तो विजन को मारना भी एक हद तक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि विजन को मारने के लिए भी उसके बॉडी के एक एक पार्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि इतना आसान नहीं है। और अगर विजन को कोई डिस्ट्रॉय कर भी देता है तो भी विजन चाहे तो किसी न किसी तरह से उसे वापस जिंदा जरूर किया जा सकता है। तो हमारे विजन भैया भी कुछ कम ताकतवर नहीं है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि और कोई नहीं बल्कि है स्कारलेट विच। तो देखो इस लिस्ट में पहले भी मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम लिया था। वो इसलिए लिया था क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास काफ़ी सारी मैजिकल एबिलिटीज़ हैं। वो भले ह्यूमन है लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छा जादूगर है। यही सेम कंडीशन मैं स्कारलेट विच के साथ भी लगाना चाहूँगा। वो ह्यूमन तो है लेकिन साथ ही साथ वो एक सॉर्सरर सुप्रीम को भी उसने डरा दिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि स्कारलेट विच ह्यूमन तो है लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी जादूगरनी है, और तो और वो सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज़्यादा ताकतवर है। ये चीज़ तो उसके खुद के शो में भी बताया गया था। तो अगर सॉर्सरर सुप्रीम को ही मारना इतना मुश्किल है तो स्कारलेट विच को मारना कितना ही मुश्किल होगा। स्कारलेट विच की पावर्स तो हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखी है, जहाँ कि उसने थैनोस तक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। तो स्कारलेट विच के बारे में हमने जान लिया है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है थॉर। तो भैया एमसीयू में थॉर को कौन नहीं जानता होगा। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द एमसीयू फैंस का फेवरेट है। तो थॉर एक एसगार्डियन गॉड है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और बहुत सारी चीज़ें हैं। एमसीयू में तो इसने हल्क को भी टक्कर दी है, हल्क को हराया तक है, यहाँ तक कि थैनोस तक को भी इसने हराया है। और थॉर भाई साहब इन सब के हाथों भी नहीं मरे, यहाँ तक कि इसकी खुद की बहन हेला, जो कि इससे कई ज़्यादा ताकतवर है, उसने भी थॉर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी थॉर बच गया था। तो थॉर को मारना भी इतना आसान नहीं है जितना लगता है। थॉर के पास गॉड लाइक एबिलिटीज़ तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ ये अपने दिमाग से भी लड़ता है। और तो और लड़ाई में थॉर कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा स्किलफुल है। तो थॉर को मारना भी इतना आसान नहीं है। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले के कैरेक्टर की तरफ, जो कि है डेडपूल। तो ये इस लिस्ट का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास ना तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, ना तो ये कोई सॉर्सरर सुप्रीम है, ना ही इसके पास कोई गॉड लाइक फीचर है। लेकिन इसे मारना फिर भी इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसकी रीजनरेटिव एबिलिटी के कारण। वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर से काफ़ी अलग है डेडपूल की रीजनरेटिव एबिलिटी। तो इसका मतलब है कि अगर डेडपूल लड़ाई में अपने शरीर का किसी भी तरह का कोई भी हिस्सा खोता है तो इसकी बॉडी उस हिस्से को दोबारा से रीजनरेट कर देगी। ध्यान देना, मैंने कहा रीजनरेट कर देगी, ना कि हील कर देगी। और इसी के कारण डेडपूल अभी तक जिंदा बचा है, वरना कॉमिक्स और मूवी में तो इसने काफ़ी बड़े बड़े कांड किए हैं जिसके कारण ये मर सकता था। तो चलो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को।